अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले घर में खैरियत से और खुशहाल होंगे। दोस्तों, दिस इज़ फ़हद मुस्तफ़ा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस मोटिव। दुनिया में दो ही किस्म के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूज़र्स। और कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है लाइफ में, या लोग विनर होंगे या लूज़र्स होंगे। जो लूज़र्स होते हैं वो दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ जो अंजाम होता है उसके डर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो के लोग विनर्स होते हैं, जो के लोग जीतते हैं ज़िंदगी में असल, वो हमेशा अंजाम के इनाम के बारे में सोचते हैं। तो इसी तरह आज हम एक उस शख्स की आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसने ज़िंदगी में बहुत सी फेलियर तो देखी, लेकिन उसने फेलियर को अल्टीमेट नहीं लिया। उसने फेलियर को अपॉर्चुनिटी समझते हुए उससे सीखा और आज कहाँ से कहाँ चले गए। जी, ये कहानी है इस ऐसे शख्स की जो कि चाइना से ताल्लुक़ रखते हैं और हम सब उनको आज जानते हैं, जो कि अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं। उनका नाम है जैक मा। तो जैक मा चाइना के शहर होंगजू में 10 सितंबर 1964 में पैदा हुए। उनका जो फैमिली थी वो इतनी ज़्यादा रिच नहीं थी, बल्कि अगर हम सादा अल्फाज में देखें तो वो कह लें कि नियर टू पुअर ही थे। वो मतलब खुद कहते हैं कि हमें जब उनके चाइल्डहुड में उनके एक बहन है और एक भाई हैं, और वो कह लें कि बीच में आते हैं, मिडिल में आते हैं। वो कहते हैं हमें सिर्फ खर्चे के लिए $60 मिला करते थे जिसमें हमने खर्चा करना होता था। तो कहते हैं और हमें सिर्फ हमारी फैमिली में हम सिर्फ साल में एक दफ़ा चिकन खाते थे क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और वही हमारे लिए बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट होती थी। तो वो फिर खैर बचपन में वो इतने शार्प माइंडेड भी नहीं थे, क्योंकि वो कहने कि उनकी जो लर्निंग स्टाइल था वो काफ़ी डिफरेंट था। वो सराउंडिंग से सीखते थे, लेकिन कहने कि उनका जो स्कूल में जो थे उनका स्कूल में ध्यान नहीं लगता था। तो यही रीज़न है कि वो 4th स्टैंडर्ड में 3 दफ़ा और 8th स्टैंडर्ड में 2 दफ़ा फेल हुए अपने बचपन में। लेकिन क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहते थे और आगे बढ़ने की लगन थी उनके अंदर, तो उन्होंने क्या किया, जब वो सिर्फ 13 साल के थे तो उन्होंने अपने शहर में उनके घर से करीब एक होटल था जो कि मेरे ख्याल से 17 मील के फासले पे था, मुसाफत पे था। तो उनको इंग्लिश सीखने का शौक़ था। उन्होंने कहा मैंने इंग्लिश सीखनी है। लेकिन तब चाइना में आपको क्योंकि पता है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा कम्युनिस्ट कंट्री थी चाइना बाय देन, तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं था वहाँ पे इंग्लिश का, और ना ही इंग्लिश की कोई किताबें थी और ना ही कोई सोर्स था जिससे वो इंग्लिश सीख सकते। तो जब 1972 में चाइना ओपन हुआ टूरिस्ट के लिए, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जब चाइना आने लग गए, जिनमें कि यूरोपियन कंट्री से और अमेरिकन कंट्री से लोग आते थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने अब इंग्लिश सीखनी है। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि मैं अब ये जो होटल है, जो कि होंगजू सिटी होटल था उस दौर में, जिसका नाम शिंगरीटा होटल है, वहाँ पे उन्होंने एज ए टूरिस्ट गाइड काम करना शुरू कर दिया। वो साइकिल पे रोज़ अपने घर से उस होटल तक 17 मील का सफ़र तय करके जाते थे, और 9 साल उन्होंने एज ए टूरिस्ट गाइड काम किया, और जिसके लिए उन्होंने एक भी कभी पैसा नहीं लिया। वो फ्री में कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि एटलीस्ट मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ। वो उनके लिए इंग्लिश सीखने का मौका था। शायद यही रीज़न है कि आज जो उनकी इंग्लिश है वो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द अदर चाइनीज़ नेशनल्स। तो वो ज़िंदगी में उनको मौका मिला और उन्होंने वहाँ से इंग्लिश सीखी। तो उसी दौरान लोगों से मिलते मिलते उनको जो कह लें कि अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर के बारे में पता चलना शुरू हुआ कि वहाँ पे किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, वहाँ के लोगों का उठना बैठना कैसा है, उनकी फूड चॉइसेस क्या हैं, वो बात कैसे करते हैं। यही रीज़न थी कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक डाइवर्सिटी क्रिएट होने लग गई। तो इसी दौरान उनके एक और दोस्त भी थे जो कि मतलब उनके टूरिस्ट थे वो एक खुद, तो उनके दोस्त बन गए। तो जब वो अपने कह लें कि मुल्क वापस पहुँचे तो वो उनको वहाँ पे लेटर्स वगैरह लिखा करते थे। तो उनकी आपस में एक कन्वर्सेशन चलती थी, थ्रू लेटर्स कोरेस्पोंडेंस चलती थी। तो वही उनके दोस्त थे जिन्होंने उनको नाम जैक दिया, क्योंकि उनका जो चाइनीज़ नेम था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था प्रोनाउंस करने में। तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने उनको ये नेम रिकमेंड किया, जैक मा। तो इसलिए तब से उन्होंने अपना नाम जैक मा रख लिया। तो स्टडीज़ में इतने अच्छे नहीं थे, या कह लें जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो इसमें इतने एक्सपर्ट नहीं थे, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल किया। और इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने चाहा कि अब क्यों ना मैं हार्वर्ड में एडमिशन लूँ, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन भेजी हार्वर्ड में। अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने 10 दफ़ा हार्वर्ड में अप्लाई किया, एंड फॉर 10th टाइम्स ही वाज रिजेक्टेड बाय द हार्वर्ड। और उन्होंने उसमें लिख के भेजा कि हम तुम्हारी एप्लीकेशन इतनी पुअर है कि हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते।
तो हार्वर्ड से वो 10 दफ़ा उनको इनकारी का सामना करना पड़ा। तो यही रीज़न है कि उन्होंने फिर अपने वहीं लोकल एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से उन्होंने बीए इन इंग्लिश किया। और उसके बाद उन्होंने, वो खुद कहते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद 30 मुख्तलिफ़ जगहों पे नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया और 30 दफ़ा उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। अब आप खुद सोचें, एक शख्स जिसने अभी, एक फ्रेश स्टूडेंट है जिसने अभी ग्रेजुएशन किया और उसने 30 जगह अप्लाई किया नौकरी के लिए टाइमली, और उसको 30 दफ़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि मैंने पुलिस के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। पुलिस ने उनको कहा कि यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। कहते हैं उन दिनों KFC नया नया आया था चाइना में, तो कहते हैं हम टोटल 24 लोग थे जिन्होंने KFC के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कहते हैं 23 लोग सिलेक्ट हुए थे एंड आई वॉज द ओनली वन हु गॉट रिजेक्टेड। और इसी तरह जब उन्होंने पुलिस के लिए भी अप्लाई किया था, कहते हैं वी वर 4 फ्रेंड्स हु अप्लाइड फॉर द पुलिस जॉब, तो 3 लोग सिलेक्ट हो गए और मैं अकेला था जिसको उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। तो दोस्तों, वो फेलियर्स में वो कहते हैं कि जो फेलियर्स हैं इनको कभी भी इससे डिसपॉइंट नहीं होना चाहिए। फेलियर्स आर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। वो ये कहते हैं मिस्टेक्स करो, बेहद मिस्टेक्स करो, लेकिन कभी उनको दोहराओ मत। मतलब एवरी डे मेक अ न्यू मिस्टेक। ये नहीं कि अगर आप एक मिस्टेक करें आप उसको रिपीटेडली करी जाएं और बाद में कहें कि मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो उनका ये मानना है कि मिस्टेक्स करो लेकिन कभी उनको दोहराओ मत। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे कि जब उनको 30 जगहों से डिफरेंट रिजेक्शन मिली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेक्चरर की जॉब के लिए अप्लाई किया जो कि एक इंग्लिश लेक्चरर की जॉब थी यूनिवर्सिटी के अंदर। वो वहाँ पे एज ए लेक्चरर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी इंग्लिश पहले ही काफ़ी अच्छी थी जो कि उन्होंने बचपन से सीखना शुरू कर दी थी। तो उसके लिए उनको $15 महीने के लिए मिला किया करते थे और जिससे वो खुश नहीं थे। उसके साथ उन्होंने फिर किया क्या, उन्होंने अपनी एक ट्रांसलेशन कंपनी खोल ली। उसमें वो क्या करते थे कि जो कि डिफरेंट लोग आते थे, ऑफिशियल्स आते थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, वो उनके के लिए एज ए ट्रांसलेशन काम करते थे, उनको ट्रांसलेटर एज ट्रांसलेटर काम करते थे। उसमें उन्होंने डिफरेंट लोग अपॉइंट किए हुए थे। तो इसी तरह उन्होंने चाइनीज़ टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू चाइनीज़ उनको ट्रांसलेशन करना शुरू कर दी। तो उन्होंने उसमें से पैसे तो कमाए लेकिन फिर भी वो कहने कि वो अपनी लाइफ से उतना कंटेंट नहीं थे तब। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर भी कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो एक दफ़ा ऐसे ही वो US चले गए। तो US में सिएटल शहर में वो अपने एक दोस्त के पास गए। तो वहाँ पे उन दिनों इंटरनेट क्योंकि चल रहा था और कंप्यूटर इंडस्ट्री का एक बूम था, ये 94 की बात है। तो वो जब गए तो उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कंप्यूटर देखा। तो उनके दोस्त से उन्होंने उनको बताया कि ये देखो ये कंप्यूटर है, इसमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं एंड इसके साथ एक इंटरनेट होता है जिस पे आप कोई भी चीज़ दुनिया में सर्च कर सकते हैं बाय जस्ट टाइपिंग ऑन इट। तो वो काफ़ी मुतासिर हुए इसको देख के। तो कहते हैं लेकिन मुझे इतना पता था कि कंप्यूटर्स मैंने देखे तो कभी भी नहीं थे, लेकिन मुझे इतना पता था बहुत कॉस्टली होते हैं। कहते हैं मैंने इनिशियली तो रिफ्यूज़ कर दिया उसे कि आई वॉन्ट डू इट, कि अगर मेरे से ख़राब हो गया तो आई वॉन्ट बी एबल टू पे यू बैक। कहते लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे फिर कहा कोई बात नहीं, तुम कर लो, कोई मसला नहीं, ये नहीं ख़राब होता। कहते फिर मैंने डरे वो लैपटॉप सॉरी जो कंप्यूटर था उसमें मैंने जो उसने मुझे सर्च इंजन खोल कर दिया। तो उसमें कहते हैं मेरे दोस्त ने कहा इसमें तुम कुछ सर्च करो। कहते हैं तो वन वर्ड विच केम टू माई माइंड एंड इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी एंड दैट वॉज बियर। कहते हैं मैंने बियर लिखा, उस पर सर्च किया। तो कहते हैं कि जो बियर था वो मुझे डिफरेंट कंट्री से बियर नज़र आना शुरू हो गए। लेकिन कहते हैं जब मैंने चाइनीज़ बियर लिखा तो देवर नो बियर फ्रॉम चाइना, कि चाइना की तरफ से कोई बियर ही नहीं था। उनको काफ़ी हैरानगी हुई कि पूरी दुनिया से उन्होंने बियर दिखाए हैं लेकिन चाइनीज़ कोई बियर ही नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जो सेकंड वर्ड टाइप किया वो था चाइना। जब उन्होंने चाइना टाइप किया तो चाइना का भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया सर्च इंजन में। तो उनको बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि चाइना एक इतनी बड़ी कंट्री है लेकिन इंटरनेट पर उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। तो उनके ज़हन में उसी वक्त आइडिया है। उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि हम इस पर कोई पेज बना सकते हैं जिसमें हम चाइना के रिलेटेड कंटेंट डालना शुरू कर दें जिससे लोगों को पता चले कि चाइना भी एक मुल्क है, वहाँ की भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं, कुछ उसकी कह लें खासियत हैं, वो हम लोगों तक पहुँचाएँ। उन्होंने कहा इट्स वेरी ईजी। तो उन्होंने मिलके वो एक पेज बना लिया। कहते हैं कि वो तकरीबन 9 घंटे के लगभग उन्होंने चाइना से रिलेटेड पेज बनाया। तो पेज बनाने के बाद कहते हैं कि थोड़ी देर बाद मुझे ईमेल्स आने लगी फ्रॉम इंटरेस्टेड पीपल दैट सेड वी वांट टू लर्न अबाउट चाइना, वी वांट टू लर्न अबाउट यू, कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। तो कहते हैं मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी भी हुई कि यार ये तो वाकई असल चीज़ है, ये तो वाकई कोई नेक्स्ट बिग थिंग है इंटरनेट जिस पर मुझे काम करना चाहिए। तो कहते हैं जब वो वापस आए फिर जब वो US से वापस आए चाइना में तो उन्होंने फिर अपने दोस्तों को बताना शुरू किया, अपने जो कोलीग्स थे वहाँ पे उनको इंटरनेट के बारे में बताना शुरू किया कि देयर इज दिस थिंग ऑन इंटरनेट, कि यू सर्च एनी थिंग ऑन इट एंड यू विल फाइंड द रिलेटेड रिजल्ट्स ऑन इट। तो उनके जो दोस्त थे, क्योंकि चाइना तब इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं था तो उनको समझ भी नहीं लगी कि बात क्या कह रहा है।
लेकिन क्या फिर भी उन्होंने अपनी स्टोरी जारी रखी और उन्होंने उनको कन्विंस करना शुरू किया कि क्यों ना हम अब चाइना को डिजिटली एक कहने के एक प्लेटफॉर्म दें जिसमें चाइना अपने आप को प्रेजेंट कर सके। तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह से भी बात की, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो और चूँकि आपको पता जो चाइनीज़ हैं वो अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो कोई अदर लैंग्वेज जल्दी सीखते भी नहीं हैं, वो चाइनीज़ पे ही रिलाई करते हैं। यही रीज़न है कि आज चाइना में जिनके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जितनी भी कोडिंग है, जो भी सारा कुछ है, वो सारी चाइनीज़ फॉन्ट में टेक्स्ट में होता है। तो ये उनके लिए काफ़ी कहने के एक चैलेंजिंग मौका था अब लोगों को समझाना। तो दोस्तों उन्होंने अपने फिर चंद दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्होंने अपने विज़न के बारे में उनको बताया कि मैं इस तरह चाइना को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि उनके दोस्तों को पता था कि जो जैक मा है बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग इंसान है, शायद यही रीज़न थी दी बोट ही स्टोरी, और उन्होंने उनके साथ काम करने का फ़ैसला कर लिया। तो शुरू में उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था चाइना येलो पेजेस, जो कि येलो पेजेस से इंस्पायर्ड थी। उसमें उन्होंने क्या किया, डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटीज़ का डाटा कलेक्ट करना शुरू किया और उनको एक सिंगल पेज पर ले आए कि जहाँ पे लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें और बता सकें कि वो कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं या कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो जो शुरू में उसको क्लिक्स तो काफ़ी मिले, लेकिन उससे कोई रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ। तो वो खुद भी बताते हैं, कहते हैं कि उस दौरान मैं तकरीबन 20 वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गया इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन सब ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। बल्कि उन्होंने हंसे उस पर कि तुम्हारा जो मॉडल है बिल्कुल भी ये कह लो कि प्रोडक्टिव नहीं है, इसमें से पैसा तो बिल्कुल भी जनरेट हो नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो लिहाजा तुम इसको बंद कर दो। लेकिन उन्होंने अपने जो अंदर के जो कह लें कि एक उनका ड्रीम था, उन्होंने उसको मरने नहीं दिया, उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड आगे किया। तो उनके साथ जो उनके दोस्त थे वो तकरीबन 18 लोग थे जो कि फाउंडर थे। उन्होंने उनसे मिल के $50,000 इकट्ठे किए और एक कंपनी खोल दी, जो कि चाइना येलो पेजेस काफ़ी देर चली नहीं। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने 3 साल बाद एक नई कंपनी खोली जिसका नाम था ताओबाओ, या जिसको आज उसके बाद उन्होंने उसका नाम अली बाबा भी रख दिया। सो जैक मा वाज क्रेजी आफ्टर द आइडिया ऑफ इंटरनेट एंड ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड एंड केप्ट ऑन वर्किंग ऑन हिज ड्रीम। तो एक मीटिंग में उन्होंने अपने दोस्तों को भी कहा कि ये जो मेरी वेबसाइट है अली बाबा, ये एक दिन दुनिया की टॉप 10 वेबसाइट्स में शामिल होगी, और जो कि आज सच भी साबित होता है कि जो अली बाबा है वो वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट विजिटेड साइट्स में से आज जानी जाती है, और जिसमें आज मोर देन 300 मिलियन लोग एट अ टाइम शॉपिंग कर रहे होते हैं, और उन्होंने तकरीबन मोर देन 400 बिलियन ट्रांजैक्शंस भी कंप्लीट कर चुकी हुई हैं। तो जब दोस्तों उन्होंने इसको जब कैपिटल बढ़ाने की कोशिश की, तो उन्होंने डिफरेंट लोगों से जाके जब कैपिटल की बात की तो काफ़ी लोगों ने उनको रिफ्यूज़ किया। तो इसी वक्त में एक इंसान थे मासायोशी, हुआ द सन ऑफ सॉफ्ट बैंक। तो उन्होंने उनकी जब स्टोरी सुनी तो उन्होंने कहा अपना कोई प्लान तो बताओ मुझे, कोई प्रेजेंटेशन दिखाओ अपनी कि तुम इसको कैसे पॉसिबल करोगे, इससे हम रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करेंगे। तो उनके पास उस वक्त में कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन कहते हैं वो मासायोशी खुद कहते हैं कि जब मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक चमक थी, और मेरे दिल ने कहा कि नहीं, ये इंसान वाकई कुछ कर सकता है ज़िंदगी में, और ये इस कंपनी को बना लेगा और ये वाकई एक बड़ी सक्सेस बनेगी। तो उन्होंने एक ऐलान किया कि मैं तुम्हें $40 मिलियन देता हूँ उसके लिए। लेकिन जैक मा जो कहने कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस वक्त इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो $20 मिलियन से ही काम चल जाएगा। तो मासायोशी ने $20 मिलियन उस वक्त अली बाबा में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो आइडिया स्टोर में बिल्कुल नया था कि एक ये B2B कहने के एक बिज़नेस वेबसाइट थी जिसमें डिफरेंट बिजनेसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और एक दूसरे से गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे। और इसी तरह फिर जिस तरह ये अली एक्सप्रेस है, उसमें आज ये एक जो इंडिविजुअल जिस तरह एक एंड कंज्यूमर है वो भी एक शॉपिंग कर सकता है। अगर आपको दुनिया में आज कहीं से कोई भी चीज़ मंगवानी है तो आप जस्ट एक क्लिक अवे, जस्ट लाइक अमेज़ॉन, आप मंगवा सकते हैं। और उनका ये सक्सेस का सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप सब जानते हैं जैसे उस दौर में जो eBay थी चाइना में, और इंटरनेशनली भी उनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर कंपनी थी एक, और चाइना में तो बहुत ही ज़्यादा। तो और क्योंकि वो एक कहने पहले एक बड़ी एडवांस कंपनी थी और ये कंपनी सिर्फ अभी ग्रो कर रही थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि वो जैक मा खुद कहते हैं कि मैं कभी पैसों के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये चाहता था कि जो मेरा मुल्क है वो तरक्की करे और लोगों तक हमारी प्रोडक्ट्स दुनिया के हर कोने तक पहुँचें। तो मतलब कह लें कि वो एक पैट्रियोटिक इंसान भी हैं। तो उन्होंने कह लें जो चाइना को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि चाइना का पूरी दुनिया में नाम हो। तो वो खुद भी कहते हैं कि जो eBay थी हमसे बहुत बड़ी कंपनी थी। तो उसको उनकी एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि जो eBay थी इट वाज जस्ट लाइक ए शार्क इन द ओशन बट वी वर एलिगेटर इन द रिवर। सो इफ़ वी कम्पीट इन द ओशन विद eBay वी विल लूज़, बट इफ़ वी कम्पीट इन द रिवर वी कैन विन। और यही हुआ। उन्होंने इंटरनेशनल तब इतना फोकस नहीं किया, लेकिन उन्होंने चाइना पे फोकस किया कि हम किस तरह अपनी जो गुड्स हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं, हम किस तरह उनको अफेक्टिवली ऑनलाइन बेच सकते हैं।
और इवन उस दौर में उन्होंने फिर अपनी जो प्राइसेस थी, जो कि अपने उनको कहने की जो उनकी सब्सक्रिप्शन थी, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिर चीप कर दी, क्योंकि उनका प्रॉफिट मेकिंग से इतना कंसर्न नहीं था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी जो अपनी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो कि स्मॉल होल्ड बिजनेसेस हैं, वो ग्रो करें। तो यही रीज़न है कि जब उन्होंने प्राइसेस कट की तो ईबे को काफ़ी ज़्यादा फिर कंपटीशन का सामना करना पड़ा। और जब उन्होंने देखा कि अब अली बाबा का जो शेयर है, मार्केट शेयर है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गया है, तो 4 साल बाद ईबे वहाँ से एग्जिट होगी चाइना से, और चाइना का जो पूरा होल्ड था वो अली बाबा के पास आ चुका था। एक दफ़ा एक इंटरव्यू ने जैक मा से पूछा कि आपकी सक्सेस की बड़ी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल आज किस वजह से हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने पैसे के लिए एक तो पहली बात काम किया नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि जो मेरा मुल्क है उसका नाम दुनिया में फैले, और हमारी जो सर्विसेज हैं, जो गुड्स हैं, वो पूरी दुनिया तक फैलें, जिसकी वजह से हमारी इज़्ज़त में इजाफा हो। और कहते हैं एक चीज़ मुझे बिल्कुल पता थी कि द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ इंटरनेट, क्योंकि उन्होंने उसको फोर्स ही कर लिया हुआ था पहले ही, क्योंकि जब मैंने बताया कि वो 94 में यूएस गए तो उन्होंने देखा कि ये ट्रेंड है और इवेंचुअली लोगों ने ऑनलाइन आना ही आना है, जिस तरह के, और आज के दौर में इसकी बिल्कुल अक्कासी है, आज तो सब कुछ ही ऑनलाइन हो चुका हुआ है। तो कहते हैं जब मैंने आगाज़ किया था तो पहले 3 साल मैंने $1 भी रेवेन्यू नहीं कमाया था। कहते हैं जो मेरे लोग थे, लेकिन जो मेरे कहने के जो कस्टमर थे तब, वो मुझे ईमेल से लिखा करते थे और वो मुझे कहा करते थे कि हमें बड़ी खुशी हुई आपको देख के कि आप इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको पैसे नहीं पे कर सकते, क्योंकि तब कुछ इतना पेमेंट सोल्यूशन नहीं थे, लेकिन हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको कामयाबी मिले। कहते हैं जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मुझे बेशक मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन मुझे कितने लोगों के साथ दुआएं तो मिल रही हैं, कितने लोग हैं जो कि अब ग्रो कर रहे हैं, जो कि इनके बिज़नेस की स्केलेबिलिटी बढ़ गई है मेरे प्लेटफॉर्म की वजह से। कहते हैं मुझे पता था एक दिन ये आइडिया क्लिक तो करेगा, तो यही रीज़न है। उसके बाद उन्होंने जब अली पे इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि जो पेमेंट सोल्यूशन थे वो इतने ईजी नहीं थे, तो उन्होंने अपना ही एक पेमेंट का मेथड निकाला अली पे, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, एक वॉलेट के थ्रू, जिसमें आप पैसे टॉपअप करवाते हैं और आप अली बाबा पे या अली एक्सप्रेस पे कहीं पे भी आप पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, उनके जितने भी सर्विसेज हैं। तो उन्होंने पेमेंट सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट कर दिया। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं यूएस को हिट करता हूँ बड़े लेवल पे, तो जब उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके जब इसको अपनी कंपनी को पब्लिक किया, उनका जो पहला आईपीओ था अली बाबा का, उसमें जो उनके स्टॉक, जो उनके शेयर थे जैक मा के, तो जब वो पब्लिक हुआ सारा कुछ, तो उनकी जो अपनी नेटवर्थ थी वो पहले दिन ही $25 बिलियन थी। क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने हालांकि मैंने तो पैसे के लिए काम नहीं किया था, लेकिन मेरे जो शेयर्स थे, मेरी कंपनी की वर्थ इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई थी कि जो मेरा जो कह लें जो नेटवर्थ थी तब उनकी $25 बिलियन थी। तो और आज जो अली बाबा की नेटवर्थ है वो मोर देन $500 बिलियन है। और अगर हम जैक मा की अपनी बात करें, जो उनकी अपनी नेटवर्थ है, इट इज़ मोर देन $40 बिलियन, विच मेक्स हिम सेकेंड रिचेस्ट मैन इन द एशिया, आई गेस आफ्टर मुकेश अंबानी। और आज के मेरे ख्याल सूरत हाल के अंदर तो वो नंबर 1 पे फिर से दोबारा से आ गए हैं, क्योंकि जो ड्रीम उन्होंने सोचा था वो आज पूरा हो चुका हुआ है। इसलिए उन्होंने कंपनी में अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया हुआ है, और वो लेकिन अभी भी काम करना उन्होंने छोड़ा नहीं है, अब वो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। इसकी वजह से वो फिलैंथ्रोपी वर्क और वेलफेयर का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा चैरिटी और डोनेशंस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इस वीडियो के बारे में जो अच्छा लगा, जो आपने सीखा, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये अच्छी लगी हो। जज़ाकल्लाह। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब with bell icon. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.